हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू रिकॉग्निशन आईएएस जनरल स्टडीज़ क्लासेस। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। ये रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन नहीं है बल्कि एक टैरिफ इंक्रीज़ है। अब जो टैक्स लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी जो लगेगी वो रिलेटिवली हाई लगेगी। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडिया के ट्रेड पॉलिसी में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है और इससे क्या चैलेंजेस हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स की वॉइस यहाँ पर देखेंगे। अरविंद पंगेरिया जो पहले हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हुआ करते थे, उनके भी कुछ बातें आई हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे हमारे इस सेशन में। सबसे पहले देखें अगर कि न्यूज़ क्या है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ आइटम्स लाइक पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड यहाँ पर आपको करना ये रहेगा, जैसे सपोज जरा समझते हैं बात को। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई एक आइटम है, कोई एक लैपटॉप है, मान लेते हैं कि ये एक मैकबुक है और आपको ये ले करके आना है दुबई से आपको ले करके आना है। अब सपोज आप खुद पर्सनल लेवल पर जा रहे हैं और दुबई में जा करके वहाँ पर ख़रीद रहे हैं और ख़रीद करके फिर अपना इंडिया ले करके वापस आ जा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की परचेज ही हुई। लेकिन आप ये पर्सनल यूज़ करने के लिए लेकर के आ रहे हैं और ये पर्सनल यूज़ करने के लिए अगर आप जब लेकर के आएंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नंबर ऑफ़ मैकबुक अगर लिमिट से ज़्यादा है, जैसे 3-4 अगर आप लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्ट ड्यूटी देनी होती है। कस्टम पर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी होती है। जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे वहाँ पर आपका कस्टम सेक्शन होती है, वहाँ पर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी और आप फिर गुड टू गो है, लेकर के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चेंजेस लेकर के आए गए हैं वो लेकर के कंपनीज के लिए आए गए हैं, कंपनी के लिए लेकर के आए गए हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज कोई कंपनी है और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर या फिर इंडिया में असेंबल नहीं कर रही है, वो डायरेक्टली दुबई से जो मैकबुक है उसको लेकर के आ रही है और फिर इंडिया में लेकर के आने के बाद में उसको सेल करना चाह रही है, कॉमर्शियल बेसिस पर सेल करना चाह रही है, तो ऐसे कंपनीज के लिए ही ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है यहाँ पर, पहले क्या होता था कि आपकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती थी। जैसे अगर सपोज किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया के किसी प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो नॉर्मली पहले इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी जाती थी, जिससे कि जो हमारा इंपोर्ट है वो महंगा हो जाता था और जो डोमेस्टिक आइटम होते थे वो रिलेटिवली सस्ते होते थे और इस तरीके से कंपटीशन मेंटेन करके चीज़ें कर ली जाती थी। ये एक बड़ा ही सस्टेनेबल तरीका था और बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पर किया जाता था। फिलहाल अभी चेंज ये किया गया है कि इस बार कोई इंपोर्ट ड्यूटी में इन्हांसमेंट या चेंज न करके बल्कि यहाँ पर एक स्पेशल लाइसेंस आपको लेना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर लाइसेंसिंग पद्धति वापस से ले आने की कोशिश की जा रही है। लाइसेंस ले आया जाएगा तो अब यहाँ पर लाइसेंसिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ज़्यादा आपको यहाँ पर काम करना पड़ जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइसेंसिंग यहाँ पर मिल ही जाएगी। तो ये अपने आप में एक ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिस के तौर पर इस लाइसेंसिंग को देखा जा रहा है और इसी वजह से गवर्नमेंट के इस स्टेप को कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। दिस सिग्निफाइज अ डिपार्चर फ्रॉम द लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी फॉलोड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट। अभी तक की जो प्रीवियस गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो लोग इंपोर्ट ड्यूटी को मेनली प्रमोट किया करते थे, इंपोर्ट ड्यूटी को जो मेनली हाइक किया करते थे, उनकी जगह पर अब जब लाइसेंसिंग को किया जा रहा है तो इसका एक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और एट द सेम टाइम राज रमन कमेटी ने भी इस बात को बोला था कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी को इनहेंस करना चाहिए, इसी को हाई करना चाहिए, ना कि किसी तरीके की लाइसेंसिंग को। बल्कि यहाँ पर यह भी बोला गया था कि जो हमारे पास में इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह है, इस इंपोर्ट ड्यूटी को रिलेटिवली कम रखना चाहिए, जिससे कि हमारा ट्रेड और ज़्यादा बढ़िया होने लगे। राजरमन कमेटी ने क्या आखिर में रिकमेंडेशंस दी थी? 1981 में राजरमन कमेटी थी जो कि प्रपोज की थी, कंसेशन प्रपोज की थी फॉर इंपोर्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। हमारे पास में अगर 1980s के दौरान में, 1990s के दौरान में अगर देखते हैं, 2000 के दौरान में भी अगर आप देख लीजिए, तो इस दौरान में हमारे पास में कंप्यूटर सिस्टम उतने खास नहीं हुआ करते थे, इनफैक्ट हुआ ही नहीं करता था। और आज की डेट में जितना भी डिजिटाइजेशन वगैरह किया गया है, जितना भी डिजिटल एरा हम लोग अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसी कंप्यूटर की ही देन है, जो कि राज रमन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि किस तरीके से हम इस कंप्यूटर को अपने इंडिया में लेकर के आ सकते हैं। जब तक आपके पास में कंप्यूटर नहीं रहेगा, जैसे एक तो वही बात हो गई कि जब तक आपके पास में गेहूं नहीं रहेगा, मैदा नहीं रहेगा, तब तक आप पिज़्ज़ा की फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पिज़्ज़ा की फैक्ट्री लगाना चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके पास में कोई पहले मटेरियल होना चाहिए, आपके पास में सब्सटेंस होना चाहिए। और इसीलिए कहा गया कि जब हम कंप्यूटर को इंपोर्ट ड्यूटी कंप्यूटर की कम करके जब हम इसको इंडिया में लेकर के आ जाएंगे
और इंडिया में जब इसको पूरी तरीके से हम वेल एस्टैब्लिश्ड कर लेंगे तब हम इस पर इंपोर्ट ड्यूटी हाइक करके अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को और प्रमोट कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि कल को अगर सपोज मोबाइल फ़ोन इंडिया में MI का सपोज मोबाइल फ़ोन है, Xiaomi का मोबाइल फ़ोन है, अगर इंडिया में नहीं आता तो आज भी मोबाइल के जो दाम है इंडिया में, आज भी वो छोटे बेसिक जो फ़ोन्स होते हैं उनको भी 8-9 हज़ार में बेचा जाता। MI के फ़ोन ने अगर हर जेब में मोबाइल दिया है, वहीं जियो ने हर जेब में इंटरनेट भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होने के कारण से ही जो हमारे कंज्यूमर है, जो आम जनता है, उसका लाभ उठा पाती है। तो अगर हम केवल और केवल स्पेशल लाइसेंस दे करके अगर किसी फ़ोन को रिस्ट्रिक्ट कर दें इंडिया में आने से, तो उससे प्रॉब्लम गवर्नमेंट का, देश की इकोनॉमी का और पब्लिक का ही मेनली होता है। हमें इस ट्रेड को कभी भी डिस्टॉर्टिंग ट्रेड नहीं बनाना होता है, हमें इसे हमेशा रेगुलेट करना होता है। हमें देखना होता है क्या हम सेल्फ सफिशिएंट अगर बन गए हैं, तो फिर हम उसे इंपोर्ट ड्यूटी हाई करके उसे डिस्करेज करते हैं और महंगा कर देते हैं। अदरवाइज आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। WTO ने ये नॉर्म लगा रखे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को आप बैन नहीं कर सकते हैं। ट्रेड जो ग्लोबल ट्रेड करनी है उसमें आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हैं। आप इंपोर्ट ड्यूटी हाइक कर सकते हैं, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए आप नहीं कर सकते हैं। यानी आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक स्टेटस होता है, वो कंट्रीज को दे सकते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री के साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। द शिफ्ट एम्ड टू इनकरेज कंप्यूटर इंपोर्ट अगेंस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, इनकरेजिंग स्टेट ओन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन मोनोपोली। द पॉलिसी शिफ्ट लेड टू कंप्यूटराइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर। अब यही चीज़ हो गई, जब कंप्यूटर हमारे पास में आने लग गया तो हमने हर एक सेक्टर में कंप्यूटराइजेशन कर दिया। यानी कि रेलवेज़ में हमने कंप्यूटर कर दिए, फाइनेंस में कर दिए, IT रिवोल्यूशन इंडिया का हो गया। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग एक्टिविटीज़ पूरी कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। रेलवे एक्टिविटीज़ अगर आप देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। अगर आप देखेंगे चीज़ों को तो कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। इनफैक्ट अगर इंडिया का स्पेस सिस्टम वगैरह देखेंगे, स्पेस प्रोग्राम देखेंगे, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड। IT रिवोल्यूशन वगैरह तो आप लोगों को पता ही है कि ये कंप्यूटर बेस्ड हो रखा है। कस्टम ड्यूटी हाइक के बारे में अगर देखते हैं तो बहुत सारे मेजर इंस्टांसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे 2016 में कंसेशनल ड्यूटी ऑन 76 स्पेसिफाइड ड्रग विड्रॉ कर दिए गए थे, जिससे कि कई सारे यहाँ पर ड्रग जो होती है वो महंगी हो गई थी और यहाँ पर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने अपोज किया था। सिमिलरली इसी तरीके से 2017 में भी 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन स्मार्टफोन नोटिफाई किए गए थे, जिसका अगेन क्रिटिसिज्म किया गया था। फिर इसी तरीके से 7.5% ड्यूटी ऑन सोलर पैनल भी किया गया था, जिससे जितने भी सोलर पैनल वाले कंपनीज हैं उन्होंने इस पर अगेंस्ट आ गए थे इसके। सिमिलरली टीवी को लेकर के भी किया गया था और तमाम ऐसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर साल लगभग कुछ एक प्रोडक्ट पर काम किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। थोड़ा सा अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अगर देखें कि किस तरीके से ट्रेड होती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में देखेंगे तो हमारे पास में करेंट अकाउंट होती है। ये एक चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। ये जो हमारा करंट अकाउंट होता है, यहाँ पर दो चीज़ों को देखा जाता है। एक होती है जहाँ से आपकी रिवेन्यू होती है, तो दिस इज़ करंट रिवेन्यू होती है, और दूसरी होती है जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, अब जैसे अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट मेनली एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अपना फॉरेन मनी देना होता है और उसके बदले में आपको सामान मिलते हैं। जब हम रिवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट करके फिर अपने प्रोडक्ट को आप लेकर के आ जाते हैं। अब आप एक्सपोर्ट तभी बढ़ा सकते हैं या तो आप उस चीज़ में फर्स्ट रहें या फिर आपकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहे, तब जा करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस एक्सपोर्ट करने के लिए आप तमाम तरीके के अलायंसेस ज्वाइन करते हैं, तमाम तरीके की ग्रुपिंग्स बनाते हैं और कई तरीके के FTA वगैरह भी साइन किया जाता है। इंडिया कई सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है और बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी होने के कारण से हम लोग उसे अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं, तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ों को मंगाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम बाहर से चीज़ों को मंगा करके, बाकी चीज़ों को मंगा करके फिर उसकी रिफाइनिंग करके, जैसे पेट्रोल है उसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं, या फिर इसी तरीके से हम ज्वेलरीज या जो स्टोन्स होते हैं उनको भी बाहर से मंगा करके उसको भी हम नए नए शेप दे करके ज्वेलरी के फॉर्मेट में फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। ये भी हमारे पास में एक तरीका हो जाता है। तो हमेशा हमें ये देखना होता है कि हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस हो वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट।
अब जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, देखिए कुछ हद तक डेफिसिट हम लोग रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेफिसिट को हम लोग एकदम से हटा दें, कुछ डेफिसिट हम लोग रख सकते हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल होता है, इकोनॉमिक्स का आपका बेसिक रूल होता है कि अगर आप डेफिसिट में हैं, स्लाइट डेफिसिट में हैं, तो आप अच्छा ग्रो करेंगे। इनफैक्ट ये डेफिसिट 2 to 6% बोली गई है जब हम लोग इंडिया के अकाउंट में बात करते हैं, यानी फिजिकल डेफिसिट के बारे में जब बात करें तो 2 to 6% बोला गया है कि ये रख सकते हैं आप। सिमिलरली इसी तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट भी कुछ आप रख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक तरफा केवल ये सोचने लगे कि हम अपने इंपोर्ट को एकदम से डिस्करेज करेंगे और अपने एक्सपोर्ट को हम बढ़ा ले जाएंगे, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आप बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, अगर आप इंपोर्ट को ही बंद कर देंगे, अगर आप इंपोर्ट सपोर्टिव नहीं रहेंगे, तो आपका एक्सपोर्ट भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए कई सारे बैरियर्स को मतलब लगाया गया था, और ये जो बैरियर्स हैं वो केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग या फिर एग्रीकल्चर या सर्विसेज नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर में इस तरीके से चीज़ों को देखने को मिला है। लास्ट 2 डिकेड में सक्सेसिव इंडियन गवर्नमेंट हैड परस्यूड अ कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ लोअरिंग इंपोर्ट ड्यूटी, विच इज अ गुड स्टेप ऑब्वियसली। यहाँ से क्या होता है कि अगर आप इंपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपोर्ट भी उतना ही ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। दिस अप्रोच लेड टू सब्सटैंशियल रिडक्शन इन पीक कस्टम ड्यूटी रेट फॉर नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। कुछ डेटा यहाँ पर बताया गया, जैसे 1991 में जो 150% पहले इंपोर्ट ड्यूटी ली जाती थी वो 40% कर दी गई थी 1997 और 98 के बीच में। फर्दर 20% रिडक्शन करके इसको 2004-05 में लाया गया और 10% रख दिया गया है 2007-2008 के बीच में। जहाँ से ये पता चल रहा है कि जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी है वो धीरे धीरे हम लोग इसको डिक्लाइन किए, इसको हम लोग रिड्यूस डाउन करते गए हैं। 2016 में इंडिया began adopting a series of tariff hike. The departure from the established trajectory marked the departure from the country's long-standing commitment to reducing trade barriers. इंडिया की जो कस्टम ड्यूटी पॉलिसी है, दिस हैज एक्सपीरियंस्ड अ शिफ्ट फ्रॉम मिड 2017 onward with a tariff adjustment aimed at benefiting domestic manufacturing and addressing tariff imbalance. अब जरा समझिएगा ऐसा क्यों किया जा रहा है। 2017 में अगर आपको याद हो, एक स्कीम आई थी, प्रायोरिटी सेक्टर स्कीम लेकर के लाई गई थी, जहां पर इंसेंटिव दिए जा रहे थे, PLIs दिए जा रहे थे। अब इस PLI में क्या है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही थी और साथ ही साथ में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करने के बारे में बोला जा रहा था। दिस इज प्रेफरेंशियल लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे। अब इससे हो ये रहा था कि आपका धीरे धीरे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो बड़ा अच्छा काम करने लग गया था और मेक इन इंडिया के लिए भी बड़ा अच्छा ये स्टेप निकल करके आया था। जब हम PLI 1 के बारे में बात करते हैं तो ये तो बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन जब PLI 2.0 गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो उतना कुछ खास ये काम नहीं किया। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि शायद जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं उस कारण से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यहाँ पर पूरी तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, तो PLI 2.0 को और बेहतर बनाने के लिए और इसको सक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं इंपोर्ट को हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड हमारा हैम्पर करेगा, और इस इंटरनेशनल ट्रेड हैम्पर करने के दौरान में WTO के जो नॉर्म्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे होंगे, और इस कारण से कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेशनल लेवल पर क्रेडेंशियल गिर सकते हैं। सरकार ने ये कहा इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की जगह पर हमें कुछ स्पेशल लाइसेंसिंग कर देते हैं और इस लाइसेंसिंग के जरिए ही हम लोग चीज़ों को बोल देंगे। WTO में ये लाइसेंसिंग कुछ हद तक एक्सेप्टेबल होते हैं और एक्सेप्टेबल कुछ बेसिस पर होते हैं, और वो जो बेसिस है कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी हो गई। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अब आप चीज़ों को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसेंसिंग, और वही चीज़ इंडिया ने भी किया। इंडिया ने कई सारे अभी रिसेंट में देखेंगे तो बायलैटरल ट्रेड डील्स साइन की हुई हैं। इंडियाज परस्यूट ऑफ बायलैटरल FTA शोज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन एक्सपैंडिंग ट्रेड रिलेशन विद स्पेसिफिक कंट्रीज। Bilateral FTA can provide benefit in terms of targeted trade opening, but might not lead to comprehensive integration into broader regional blocking. अब जैसे मान लेते हैं, सपोज हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम लोगों ने मान लेते हैं कि FTA कर लिया, या फिर सऊदी अरेबिया के साथ में कर लिया, या फिर मतलब किसी भी कंट्री के साथ में हमने कर लिया, तो हम लोगों ने अपने बायलैटरल रिलेशन बड़े अच्छे कर लिए। लेकिन इन कंट्रीज के पार्टनर पाकिस्तान भी है, इन कंट्रीज के पार्टनर कुछ ऐसी कंट्री भी है जहां पर आपके पार्टनर नहीं बन पाते हैं, तो इस कारण से कुछ हद तक आपके अगेंस्ट में भी काम होगा। जैसे मान लेते हैं सपोज रशिया है, रशिया हमें अच्छा खासा वेपन दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ में रशिया का पार्टनर चाइना भी है, तो अगर इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ ये रिलेशन थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। तो हमें अगर FTA साइन करना है, बायलैटरली साइन करना है,
तो ये हमारे लिए एक अच्छा स्टेप होता जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन पर भी फोकस करना होगा। अगर आप देखेंगे तो सार्क न जाने कहाँ खत्म हो चुका है, इसका सिग्निफिकेंस पूरी तरीके से आज की डेट में खत्म है। वहीं अगर आप देखेंगे ब्रिक्स, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सिमिलरली इसी तरीके से जितने अदर ग्रुपिंग्स है, जैसे G20 अभी रिसेंट में इंडिया में मीटिंग हुई थी, जो कि एक बड़ा अच्छा स्टेप हमें देखने को मिल रहा है। G7 में भी कहीं ना कहीं इंडिया को बुलाया जा रहा है। तो हमें इन ग्रुपिंग पर भी एट द सेम टाइम ध्यान देना होगा। हमें देखना होगा कि केवल और केवल बायलैटरली हम चीज़ों को न लेकर के जाएं, बल्कि हम एक कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेशन का भी पार्ट बने। अभी रिसेंट में कुछ मेगा रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट्स किए गए थे, जिसमें इंडिया ने अपने आप को सेपरेट रखा है। उसमें से एक एग्जाम्पल है हमारा RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हालांकि इस RCEP में कई सारे इश्यूज जरूर थे, लेकिन इस इशू को इंडिया को टैकल करना था, इंडिया को यहाँ पर अपनी चीज़ों को बताना था, बजाय इसके कि इसको साइड बाय साइड हो जाए और इंडिया RCEP से अलग हो जाए। तो हमें जितने भी रीजनल ब्लॉकिंग्स हैं या रीजनल जितने भी ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स हैं, हमें उसमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अगर हमें कोई इशू होता है तो उस इशू को इंटरनेशनल लेवल पर रेज भी करना पड़ेगा। आज की डेट में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, और उस स्ट्रांग पोजीशन में अगर आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, देन इट विल बी अ वीक पोजीशनिंग फॉर इन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा। कई सारे ट्रेड इंस्टांसेस के दौरान में हमें एक क्रिटिसिज्म देखने को मिली। जैसे जब इंपोर्ट ड्यूटी टॉयज पर हाइक की गई थी 2020 में, तो उस समय जितने भी टॉय इंडस्ट्री थी, ऑल इंडिया टॉय फेडरेशन था, वो इसके अगेंस्ट में आ गया था। सिमिलरली जब इसेंशियल ड्रग के बारे में देखें तो वहां पर भी क्रिटिसिज्म होती है। जब सोलर पैनल के बारे में आती है तो यहां पर भी अपोजिशन हो जाती है। सिमिलरली इसी तरीके से कैश्यूनट और जितने भी इस तरीके के हमारे पास में जब भी इंपोर्ट ड्यूटी हाइक की जाती है, तो मैन्युफैक्चरर्स या जो भी इस चीज़ में काम करते हैं, उन लोगों ने एक अपोजिशन दिखाया है। तो फिलहाल आखिर में जब इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो आखिर में क्यों लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक्स या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उन पर क्यों गवर्नमेंट ने इस तरीके का बैन इंपोज किया है? दिस इज अ काइंड ऑफ बैन। ऑब्वियसली लाइसेंसिंग भी एक तरीके का बैन ही बोला जाता है। लाइसेंस राज एक समय पर चलता था 1980s के दौरान में, उस चीज़ को हटा करके हमने अपनी इकॉनमी को लिबरेट किया था, लेकिन वापस से वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कहा है कि हम बल्कि इस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि इस ट्रेड को हम और ज़्यादा रेगुलेट कर रहे हैं केवल। तो वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग, एक्चुअली वी आर रेगुलेटिंग द मार्केट। और इसके लिए इन्होंने पहला आर्ग्यूमेंट दिया है अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। हम लोगों ने अभी इनफैक्ट डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स है, उनको उनके थ्रू हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चरर को और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हो नहीं पा रहा था। तो वाइल ऑल्सो कर्विंग द इन्फ्लक्स ऑफ दीज प्रोडक्ट फ्रॉम द कंट्रीज लाइक चाइना एंड कोरिया। अब ये दोनों के दोनों फ्लडेड हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, जैसे LG आप देखिए, या फिर जितने भी मोबाइल फोन्स अगर आप देख रहे हैं आज की डेट में, सब वीवो हो गई, Xiaomi हो गई, या जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो चाइना बेस्ड हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जितने भी आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका बोट का ईयरफोन ही क्यों ना हो या फिर लैपटॉप ही क्यों ना हो, मैक्सिमम की असेंबली चाइना में ही होती है। या फिर अगर असेंबली करवा लेते हैं इंडिया में, तो उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो चाइना से ही आते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर वाले पार्ट होते हैं, या फिर अगर आप कार इंडस्ट्री में देखेंगे, ऑटोमोबाइल में देखेंगे, सारी चीज़ें चाइना से ही आती हैं। अभी रिसेंट में हुआ क्या था, जब कोविड के दौरान था, तो उस दौरान में इंडिया का एक एम्बार्गो, इंडिया का एक जो शिप था जो चाइनीज़ गुड्स से था, इंडिया ने उसे पोर्ट पर ही रोक लिया था। उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला था कि मोबाइल फ़ोन के प्राइस महंगे हो गए थे, मोबाइल के पार्ट्स मिलने बंद हो गए थे। आज की डेट में मोबाइल आप रिपेयर कराने जाइए तो रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन पहले नहीं होते थे। पहले ये होता था मोबाइल फ़ोन आप फेंक दीजिए, दूसरा फ़ोन आपको खरीदना पड़ जाएगा, या इतना कॉस्टली वो रिपेयरमेंट थी कि आप नया फ़ोन ही खरीद लेते थे। सिमिलरली इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का नाम दिया गया है कि कहीं ना कहीं जो गुड्स आ रहे हैं उससे हम लोग डेटा अपना ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, और आज की डेट में डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नेशनल सिक्योरिटी का भी एक नाम दिया गया। इट वॉज स्टेटेड दैट मेन रीजन फॉर दिस रिस्ट्रिक्शन टू बी इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन। सर्टेन हार्डवेयर पोज सिक्योरिटी रिस्क। आज की डेट में अगर आप देखेंगे रैंसमवेयर बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो वायरस बहुत तेज़ी से फ़ोन वगैरह में आ रहे हैं, और इससे हम लोग डेटा, हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज़ हैं वो चुरा सकती हैं। इनफैक्ट कई आज की डेट में डेटा वॉर ही मेनली चल रहा है। इस डेटा वॉर से सरकार गिर जाती है, इस डेटा वॉर से कहीं ना कहीं जो लोगों का परसेप्शन अबाउट द ट्रेड है वो भी बदला जा सकता है। तो द मूव इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन मेक इन इंडिया प्रोग्राम। द कर्ब ऑन इंपोर्ट विल गिव अ बूस्ट टू लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज लैपटॉप, कंप्यूटर एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब काफ़ी हद तक आप अच्छा भी बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप चेंज आपको एक ले करके आना होता है तो उस चेंज के लिए आपको एक
कोई एक हार्ड एक्शन भी लेना होता है। लेकिन ये हार्ड एक्शन इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए कि आपकी जो इकोनॉमी है वही चरमरा जाए। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उसको आपको बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करना होता है और इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होती हैं उसमें बहुत ही स्लाइट शिफ्ट लेकर के आना होता है, धीरे धीरे शिफ्ट लाना होता है। फिर उसके चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस को आपको मॉनिटर करना होता है और फिर उसी के हिसाब से आपको अपने पॉलिसी में चेंजेस लेकर के आने होते हैं। जब भी आपके पास में इकोनॉमिक चेंज करना होता है तो दिस शुड बी वेरी वेरी ग्रेजुअल इन नेचर। ये बहुत ग्रेजुअल होना चाहिए, कभी भी ये बहुत ही हार्ड शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड शिफ्ट आएगा तो यहाँ पर इकोनॉमी क्रम्बल डाउन कर सकती है, इकोनॉमी पूरी तरीके से शेक कर सकती है। और अगर इकोनॉमी शेक करती है तो आज की डेट में वैसे भी जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है या ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्लो डाउन में चल रही है। काफ़ी हद तक इंडिया ने अपने आप को इस स्लो डाउन से बचा करके रखा है, लेकिन अगर इस स्लो डाउन का हिस्सा इंडिया भी बन जाएगा तो आगे का जो फ्यूचर है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक गिर सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के आना पड़ेगा, जिससे कि जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, लाइक जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज हैं और जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ऐसा खोजना पड़ेगा जो बैलेंस करे हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को भी, एट द सेम टाइम इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम को भी। एक सडन शिफ्ट इन द ट्रेड पॉलिसी इंक्लूडिंग द यूज ऑफ लाइसेंसिंग एज अ टूल हैज डिसरप्टेड द कंसिस्टेंट अप्रोच फॉलोड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट। There is a need for thoughtful policy decision that consider the potential impact on industry, consumer and international trade. इनफैक्ट जो हमारे पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद पंगेरिया, उन्होंने भी इस बात को बोला है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उन्हीं को हमें ग्रेजुअली शिफ्ट व चेंज करना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को। सो फिलहाल इस सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इंडिया की इंपोर्ट पॉलिसी या जो इंडिया का ट्रेड अप्रोच है वो किस तरीके से जा रहा है, क्या चेंजेस किए जा रहे हैं और इनफैक्ट हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए क्या कुछ चीज़ें की जा रही हैं। फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट होगा वो आने पर ही पता चलेगा, उसको भी हम लोग देखेंगे जब आएगा आगे बाकी चीज़ें। फिलहाल यहाँ स्टॉप करेंगे इस सेशन में।